हे एवरीवन, हम पढ़ेंगे BSOG 171 इंडियन सोसाइटी इमेज एंड रियलिटीज़। इंडियन सोसाइटी पर बात करेंगे, ठीक है। पहले यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी जो इंडिया थी उसकी सोसाइटी, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो भी चीज़ें, जिस चीज़ का आविष्कार हुआ है, जो हमारी सभ्यता थी वो कैसी थी, उस पर हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। आपका फर्स्ट टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन। भारत की सभ्यता के बारे में जानेंगे। भारत की सभ्यता यानी कि मानव का समाज कैसा था, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इनकम, ग्रोथ, सैनिटेशन और गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब है यहाँ पर उपनिवेशवाद, जिसे हम नॉर्मल अगर लैंग्वेज में हम बोलें, ठीक है, कि एक देश का दूसरे देश पे कब्जा, शासन करना, ठीक है जी, वही होता है हमारा क्या, कॉलोनियलिज्म। उसके बाद है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। भारत के बारे में पढ़ रहे, इंडियन सोसाइटी है तो भारत में शहरीकरण कैसे आया, कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे ग्रोथ हुआ, इन टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन से, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट है Indian civilization is one of the oldest and most diverse civilizations in the world। बहुत पुरानी और बहुत ज़्यादा डाइवर्स सिविलाइजेशन है, सभ्यता है इंडिया, जो है भारत है पूरे वर्ल्ड में। इसकी जो हिस्ट्री है वो 5000 साल पुरानी है, ठीक है जी। इट हैज़ बीन शेप्ड बाय न्यूमरस कल्चर्स, रिलीजन्स, फिलोसफीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स। इसकी जो शेप है, जो हम सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, वो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता है भारत की, वो कैसे बनी है, कैसे उसने एक सभ्यता को शेप दी है, इसके कुछ रीजंस है। भारत का कल्चर, उसके रिलीजन्स, उसकी फिलोसफीज, ठीक है, और बाकी की चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो है बहुत पहली अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और इसे हम कैसे जानते हैं, एडवांस सिटी प्लानिंग या फिर ड्रेनेज सिस्टम के नाम से हम यहाँ पर इसको जानते हैं, ट्रेड के नाम से जानते हैं। यानी कि इस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ था, एडवांस सिटी प्लानिंग की गई थी। ये सबसे पहली आपकी अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी कि इस सभ्यता में सबसे पहले शहरीकरण को शुरू किया गया था, ठीक है। मेजर साइट्स इंक्लूड हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। यही इन दो के बारे में हम पढ़ते हैं, जो हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री में, हड़प्पा के बारे में और मोहनजोदाड़ो के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स और हैं इसके, जैसे कि वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड आया, इसका क्या था, इसने क्या दिया हमें, वेदास, हिंदू फिलोसफीज दी, उसके साथ रिचुअल्स दिए, जो हमारे रीति रिवाज हैं, सोशल स्ट्रक्चर दिया। ये कब था, वैदिक पीरियड के अंडर आया। उसके बाद मौर्य एम्पायर आया, यानी कि कौन थे वो मौर्य एम्पायर, अशोका, ठीक है। और ये कौन थे, सबसे बड़े एम्पायर्स थे इन इंडिया और इन एशिया। स्प्रेड बुद्धिज्म टू एशिया, जो एशिया में इन्होंने क्या फैलाया था, बुद्धिज्म फैलाया था, ठीक है। उसके बाद गुप्ता एम्पायर आया, जिसे हम गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे एडवांसमेंट आई थी आर्ट में, साइंस में, मैथ में और लिटरेचर में गुप्ता एम्पायर के बाद, ठीक है। ये कुछ हमारी इंडियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है। नेक्स्ट है उसका आपका मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड क्या है, यहाँ पर जो किंगडम है, जैसे कि चोलाज, विजयनगर एम्पायर और दिल्ली सल्तनत, ये जो एरा था ये भी देखा गया। यहाँ पर हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशंस के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। हिंदू, जब यहाँ पर जो शासन था वो किसका था, चोलास का था, विजयनगर एम्पायर था, सल्तनत का। तो यहाँ पर हमने कौन सी कल्चर के बारे में, या फिर अगर मैं कहूँ ट्रेडिशंस के बारे में जाना, तो हिंदू के बारे में, हिंदुज़्म के बारे में जाना और इस्लामिक ट्रेडिशंस को जाना। किस पीरियड में, मेडिवल पीरियड में। उसके बाद मुगल पीरियड आया, ये था आर्किटेक्चर एरा, जैसे कि ताजमहल, आर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ठीक है। उसके बाद आया आपका ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड।
ब्रिटिश कॉलोनियल यहाँ पर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यहाँ पे हमें स्वतंत्रता के लिए क्या करना पड़ा था, स्ट्रगल करना पड़ा था और हमें भारत को फ्रीडम मिली थी 1947 में, जब ब्रिटिश ने भारत पर कब्जा किया था एवरी चीज़ पर। और यहाँ पर महात्मा गांधी का क्या है, सबसे बड़ा रोल है फ्रीडम दिलाने में भारत को, और भारत कब आज़ाद हुआ, 1947 को। ठीक है जी, ये कुछ इंडिया की सिविलाइजेशन है। कल्चर डाइवर्सिटी की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो लैंग्वेज है, रिलीजन्स है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, म्यूजिक एंड डांस है, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे जानते हैं। इंडिया हैज़ 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, भारत के पास 22 ऑफिशियली लैंग्वेज है और 100 ऑफ डायलेक्ट्स हैं। रिलीजन्स हैं यहाँ पर कैसे, हिंदू, बुद्ध, जैन, सिखिम, ठीक है। और साथ में यहाँ पर ये ग्लोबल रिलीजन्स हैं जैसे कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। भारत में हमारे कुछ धर्म भी हैं जैसे हिंदू है, बुद्ध है, जैन है और सिखिम है। बाकी के जो ग्लोबल रिलीजन्स हैं जैसे कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी भारत की सभ्यता में पाए जाते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंक्लूड एंशिएंट केयर पेंटिंग्स वगैरह, पेंटिंग्स के यहाँ पे एग्जाम्पल है अजंता और एलोरा। टेम्पल्स है, ठीक है, मुगल मॉन्यूमेंट्स है और साथ में क्या है, कॉलोनियल एरा स्ट्रक्चर भी भारत में देखे जा सकते हैं। म्यूजिक एंड डांस, क्लासिकल फॉर्म्स लाइक भरतनाट्यम, कथक, कार्नेटिक म्यूजिक को एग्जिस्ट विद फोक, ट्रेडिशनल एंड बॉलीवुड। इन सब चीज़ों से हम भली भांति परिचित हैं, अपने डेली टू लाइफ में हम यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं, ऐसे लोगों से भी मिलते हैं, चीज़ों को देखते भी हैं, ठीक है। और साथ में क्या है, म्यूज़िक एंड डांस के बारे में भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कुछ हमारा क्या है, कल्चर डाइवर्सिटी है भारत की। उसके बाद है आपका इसमें साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल अचीवमेंट भी हुआ, और हम भारत के आर्यभट्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं और भक्ष्याचार्य को जानते हैं जिन्होंने खोज की थी जीरो की और डेसिमल सिस्टम की मैथ में, ठीक है। इंजीनियरिंग मार्वल्स लाइक स्टेप वेल्स और एंशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स को भी यहाँ पर क्या किया गया था, उसकी खोज की गई थी, ठीक है। और किसने करी थी, आर्यभट्ट और भाषाकृचार्य ने। उसके बाद है आपका सोशल स्ट्रक्चर, इन्वॉल्व ओवर सेंचुरीज, कास्ट सिस्टम, यहाँ पर साथ में चैलेंजेस हैं मॉडर्न वैल्यूज़ को, और जो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सोशल स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आती हैं आपकी, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, राइट। इसके बाद है आपका इसमें फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन, जिसमें हम बात करते हैं कर्म की, धर्म की, मोक्ष की और अहिंसा की। डीपली यहीं पर इसी में इंडिया की सिविलाइजेशन में इन टॉपिक्स पर हम बात करते हैं और कंट्रीब्यूशन करते हैं योगा के फील्ड में, आयुर्वेद के फील्ड में, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड अपील पे, एट वर्ल्ड वाइड योगा है, आयुर्वेदा है, इनके बारे में भी हम जानते हैं। ये होते हैं हमारे कुछ क्या, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल अचीवमेंट्स इंडियन सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े। ओके, पहले एक बार जान लेते क्या पढ़ा अभी हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन सिविलाइजेशन, उसके कुछ हमने यहाँ पर स्टेप्स पढ़े, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, वैदिक पीरियड पढ़ा, मौर्य एम्पायर पढ़ा, गुप्ता एम्पायर पढ़ा, मेडिवल पीरियड था, मुगल पीरियड था, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड आया। उसके बाद कल्चर की डाइवर्सिटी कैसे हुई, कुछ पॉइंट्स उस पर पढ़े हमने। उसके बाद था आपका साइंटिफिक और मैथमेटिकल अचीवमेंट्स भारत ने कैसे किए। उसके बाद है अब आपका यह सेकेंड क्वेश्चन, कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। भारत में colonialism had a profound and a far-reaching impact on Indian society, shaping its political, economic, social and cultural landscape. जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, यानी कि जो उपनिवेशवाद था, वो कैसे भारत पर इम्पैक्ट पड़ा था उपनिवेशवाद का, पॉलिटिक्स भी पढ़ा था, इकोनॉमिक भी, सोशल भी और कल्चर के द्वारा भी इंडियन पर कॉलोनियलिज्म का प्रभाव पड़ा। और जो यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की बात करेंगे, जो था 1757 से 1947 तक,
ठीक है जी, कुछ चेंजेस आए थे उनको हम यहाँ पर उनके बारे में बात करेंगे। कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट भी पड़े थे जब कॉलोनियल रूल आया, ठीक है, उन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। पहला टॉपिक है आपका इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। क्या क्या इम्पैक्ट थे? पहला था पॉलिटिकल, लॉस ऑफ सोवरेनिटी, द ब्रिटिश सिस्टमैटिकली dismantle Indian kingdoms and princely states, stabilizing control through direct rule or treaties. Traditional system of governance were replaced with colonial administration. यहाँ पर क्या थी, जो ब्रिटिश थे, ठीक है, उन्होंने पूरा यहाँ पर शासन किया था। पॉलिटिक्स, सोवरेनिटी, यानी कि यहाँ पर हमने लॉस ऑफ सोवरेनिटी का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पर जो भारत है, भारत ने अपनी सोवरेनिटी खो दी थी भारत पर ही, और कॉलोनियल रूल लागू हुए, और जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया था, हम पर शासन किया था, हम पर कब्जा किया था, ठीक है। ट्रेडिशनल जो गवर्नमेंट थी उसको रिप्लेस कर दिया, किससे? कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि यहाँ पर उपनिवेशवाद को एडमिनिस्ट्रेट किया गया। जो भी ब्रिटिश थे उनको यहाँ पर क्या चुना गया? गवर्नमेंट चुना गया, एज अ गवर्नमेंट चुना गया। कॉलोनियल गवर्नमेंट पूरा शासन किया था एज अ पॉलिटिकल, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब है जो ब्रिटिश थे वो लेकर के आए थे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। वो भी कौन उसे कंट्रोल करता था? ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। और वो कैसे ब्रिटिश थे? मॉडर्न गवर्नेंस थी, और उनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता था? जो क्या वर्क करती थी गवर्नमेंट, वो कैसी करती थी? मॉडर्न गवर्नमेंट थी, और उपनिवेशवाद को ध्यान में रखते हुए, फोकस करते हुए यहाँ पर क्या होता था? वर्क होता था, एक गवर्नमेंट वर्क करती थी। लीगल रिफॉर्म्स की बात करें, यूनिफॉर्म लीगल कोड्स इंक्लूड करती थी इंडियन पैनल कोड को, आईपीसी को क्या करती थी? इंक्लूड करती थी, और रिप्लेस किया उसने ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम से। और साथ में यहाँ पे इग्नोर किए गए अब हमारे भारत के जो लोकल कस्टम्स हैं उनको इग्नोर करके सिर्फ किस पे फोकस किया गया था? ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम पर। ये कुछ आपके क्या थे? लीगल रिफॉर्म्स थे, ठीक है जी। ये कुछ इम्पैक्ट थे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट। उसके बाद है आपका सोशल इम्पैक्ट। सोशल कैसा था? सोशल अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें यहाँ पर, सो कास्ट डिविजन, कम्युनिकल आइडेंटिटीज, और साथ में जो पीपल थे, जो लोग थे भारत के, वहां पर उन्हें कैटेगराइज किया गया, बांटा गया एज अ कास्ट, क्लास और उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग। ये कुछ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी हुआ था, सोशल इम्पैक्ट पड़ा था। वेस्टर्न एजुकेशन आई थी, इंग्लिश एजुकेशन की क्लास स्टार्ट की गई, और क्या था? सोशल रिफॉर्म हुआ, ठीक है, जिससे क्या हुआ? इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में थोड़ी सी मूवमेंट आई, रिफॉर्म मूवमेंट हुई, और यहाँ पर उसने जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, इंग्लिश पर ही फोकस किया जा रहा था, जिससे क्या होती थी? प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन का स्टेटस कैसा था? जैसे अभी हमने इसके बारे में सुना है, अबॉलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज लॉज, उसको भी क्या किया गया था? चेंज किया गया था, रिप्लेस किए गए थे ऐसे लॉज भी जो वुमेन की स्टेटस को क्या करते थे? इम्प्रूव करते थे, ठीक है जी। ये कुछ आपके वेस्टर्न एजुकेशन, स्टेटस ऑफ वुमेन और सोशल इम्पैक्ट थे। उपनिवेशवाद के कल्चर इम्पैक्ट था। यहाँ पर किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी? वेस्टर्न वैल्यूज़ को, उसकी एजुकेशन को, उसके ट्रेडिशनल्स को, उसके लैंग्वेज को और उसके इंस्टीट्यूशंस को। यानी कि जो इंडिया का कल्चर था वो कहीं ना कहीं रिप्लेस हो चुका था, कैसे? वेस्टर्न कल्चर से। राइज ऑफ नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस, इसका मतलब है यहाँ पर exposures to western political ideologies like liberalism, nationalism inspire movements for independence and social reforms। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थे, जैसे कि यहाँ पर हमारे हैं लाइबरलिज्म और नेशनलिज्म, वो इंस्पायर होते थे किससे? किसके लिए? इंडिपेंडेंस और सोशल रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है।
होप सो ये आपको समझ आया होगा। 2 पॉइंट्स हमने अभी पढ़े हैं। अब थर्ड है आपका इसमें अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। शहरीकरण का यहाँ पर सीधा सीधा सा है, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, उसमें इम्प्रूवमेंट आना, इकोनॉमिक ग्रोथ आना, डेवलपमेंट आना, इक्वालिटी में ग्रोथ आना। इक्वालिटी कैसी होनी चाहिए, जो भेदभाव है मेन और वुमेन में वो कैसा नहीं होना चाहिए। ये था आपका अर्बनाइजेशन। एक बार पढ़ लेते हैं। अर्बनाइजेशन रेफर करता है उस प्रोसेस को विच एन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन माइग्रेट्स टू अर्बन एरियाज लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन्स। यहाँ पर ये लीड करते हैं ग्रोथ को, ठीक है, और टाउन्स को। यहाँ पर जो सिटीज़ हैं, शहरीकरण है, जो शहर है वो कैसे है, गांव के, अगर गांव के अकॉर्डिंग हम देखें, विलेजेस के अकॉर्डिंग देखें, जो हमारे टाउन्स है और सिटीज़ हैं वो क्या है, डेवलप्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज में, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में, ठीक है। ये ड्राइव करता है कुछ फैक्टर को, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, इम्प्रूव करता है लिविंग स्टैंडर्ड्स को, सोशल एस्पिरेशंस को, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फोर्स करता है यहाँ पर कि जो सोसाइटीज़ हो वो कैसी हो, डेवलप्ड हो और ग्रोथ हो उनमें, ठीक है जी। रोजगार मिले, इक्विटी हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लिविंग वो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो कैसी हो, बेटर हो। कारण जान लेते हैं अब हमारे अर्बनाइजेशन के। पहला तो था इकोनॉमिक फैक्टर, जो अभी हमने पढ़ा। यहाँ पर जॉब क्रिएशन होती है, सबसे ज़्यादा जॉब जो है वो शहर में है, ठीक है, रूरल एरियाज में नहीं है। तो यही चीज़ क्या है, जो रूरल पॉपुलेशन है, जो गांव के लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। सिटीज़ जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है ट्रेड में, बिजनेस में और सर्विसेज में। ये कुछ आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। उसके बाद आए आपके सोशल फैक्टर्स। ये क्या कराते हैं, इम्प्रूव्ड, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा सकती है, हेल्थ केयर बेटर मिलती है, एजुकेशन भी, और यहाँ पर जो अर्बन एरियाज में हाउस हैं वो भी कैसे हैं, बेटर आपको इम्प्रूवमेंट मिलते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं। अर्बन लाइफस्टाइल आपको मिलेगी, ठीक है। जो रूरल पॉपुलेशंस हैं उनको बेटर लिविंग कंडीशंस मिलती है, जिस कारण भी क्या होता है, अर्बनाइजेशन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेटवर्क है, इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन सर्विसेज है, जिससे क्या है, अर्बन ग्रोथ है, जिस कारण भी क्या होता है, अर्बनाइजेशन होती है। माइग्रेशन, जिसे अभी हमने पढ़ा, रूरल टू अर्बन, गांव से शहर की ओर आना। रिसर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए। बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी क्या है यहाँ पर, गांव के अकॉर्डिंग। अगर मैं रूरल एरिया की बात करूँ तो रूरल एरिया के अकॉर्डिंग जो अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो भी ऐसी हैं, बेटर हैं और प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कारण जान लिए, अब इफेक्ट जान लेते हैं एक बार अर्बनाइजेशन के। पहला है आपका पॉजिटिव इफेक्ट, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, अर्बन एरियाज़ में ट्रेड, कॉमर्स और इनोवेशन में क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुई है, डेवलपमेंट हुई है इंडस्ट्रीज़ में, जिससे क्या हुआ है, हायर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक आउटपुट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, जीडीपी में ग्रोथ आई है, बूस्ट ग्रोथ आई है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी लाइफ इम्प्रूव्ड हुई है। क्वालिटी लाइफ में 3 से 4 चीज़ें आती हैं आपकी, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, जो कि आपकी कल्चर एक्टिविटीज़ है, ये सारी चीज़ों में क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें बेटर हुई हैं। मोबिलिटी है, और जो आपकी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें भी इंक्रीजमेंट हुई है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यहाँ पर मिलती है, इनोवेशंस हैं, रिसोर्सेज जो हैं टेक्नोलॉजी के लिए वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये कुछ पॉजिटिव क्या हैं, इम्पैक्ट्स हैं। सोशल इंटीग्रेशन, जो डाइवर्स पॉपुलेशंस है और कल्चर क्या है, एक्सचेंज और न्यू आइडियाज़ आपको यहाँ पर मिलते हैं, ये कुछ आपके सोशल इंटीग्रेशंस हैं, ठीक है। ये कुछ आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट भी पढ़ लेते हैं। अर्बनाइजेशन के कारण क्या हुआ है, ओवर पॉपुलेशन हुई है शहर में, पहला ये। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन है, एयर है, वाटर पोल्यूशन हुआ है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू अर्बनाइजेशन, यानी कि जो अर्बन है, शहर में
क्या हुआ है, ओवर पॉपुलेशन होने के कारण एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और हमने बायोडाइवर्सिटी को भी खो दिया है। ठीक है, ये कुछ आपके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। हाउसिंग शॉर्टेज, जब यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी शहर में तो क्या होंगे, जो हाउस है उनकी भी शॉर्टेज होगी। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इशूज जो कि हमने पढ़े, जिनके बारे में हम जानते हैं, इंक्रीज व्हीकल्स लीड टू ट्रैफिक कॉन्जेशन एंड हायर एमिशंस। जितने व्हीकल्स होंगे उनके कारण क्या होगा, ट्रैफिक होगा, पोल्यूशन होगा और हायर एमिशन होगा। हायर एमिशन होगा तो पोल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, और ट्रैफिक भी उतना ही होता है जितने जितने व्हीकल्स इंक्रीज होते हैं डे बाई डे। सोशल डिस्पैरिटीज़, इनइक्वालिटी किसके बीच में, अर्बन रेजिडेंट्स के बीच में और मार्जिनलाइज ग्रुप्स इन स्लम्स, जो स्लम्स एरियाज में रहते हैं उनके बीच में क्या है, इनइक्वालिटी है। रिसोर्सेज पर प्रेशर है, वाटर भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, अदर एसेंशियल सर्विसेज भी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो ये रिसोर्सेज हैं ये तो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, और जो पॉपुलेशन है शहर में वो कैसी हो गई है, अनलिमिटेड। तो ये भी कुछ हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम जान लेते हैं भारत में अर्बनाइजेशन। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड अर्बनाइजेशन। इंडिया यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा है बहुत जल्दी जल्दी शहरीकरण को, विद अर्बन एरियाज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सिग्निफिकेंटली टू इट्स जीडीपी। जब यहाँ पर शहरीकरण हो रहा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, और पॉजिटिव इम्पैक्ट के कारण जो जीडीपी है वो क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, डेवलपमेंट हो रही है। जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे कि हमारी मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई हैव बिकम इकोनॉमिक एंड कल्चर हब्स। ये शहरीकरण के कारण क्या हो गए हैं, इकोनॉमिकली और कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। However, the pace of urbanization has also brought challenges. चैलेंजेस भी लेकर के आया है ये अर्बनाइजेशन। हमने नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ा, शॉर्टेज हुई है हाउस की, पॉल्यूशन हुआ है, ट्रैफिक भी बहुत हुआ है। ठीक है, ये कुछ उसके भारत में नेगेटिव इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन के। अब ये जो कारण हुए हैं इन पर यहाँ पर क्या है आपके पास, कुछ चैलेंजेस को फेस करने के लिए कुछ मिशंस बनाए गए। कैसे थे, पहला है आपका स्मार्ट सिटीज़ मिशन। इसका एम था कि जो सारी सिटीज़ हैं उनको सस्टेनेबल बनाया जाए, वहाँ पर इक्विटी हो, पॉवर्टी ना हो, ज़ीरो हंगर ना हो, जो लोग हैं, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उन्हें क्या प्रोवाइड की जाए, डिजिटल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। ये किसका मिशन था, स्मार्ट सिटीज़ मिशन का। उसके बाद एक था आपका यहाँ पर अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन था इसका एम। हाउसिंग फॉर ऑल, सबको क्या है, जो हाउसिंग की शॉर्टेज है उसकी सप्लाई कराना, अफोर्डेबल हाउस को प्रोवाइड कराना। स्वच्छ भारत मिशन, आप यहाँ पर इसमें टारगेट था सैनिटेशन का, वेस्ट मैनेजमेंट करना अर्बन एरियाज में। ठीक है जी, ये थे हमारे कुछ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में अर्बनाइजेशन हुआ जिससे जो चैलेंजेस आए। ठीक है, पहले तो हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं उन्हें हम कैसे फेस करके, उन चैलेंजेस को कैसे फेस करके इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं शहरीकरण में, उनके टॉपिक पर भी हमने अभी बात करी। ठीक है जी, आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है इन मेन टॉपिक्स के साथ। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे और ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।